धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन तमाम खबरों पर चर्चा तस्करा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबरों के साथ करते हैं। खालिदा जिया यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो खातों पर बैन लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है। कैसे इस खबर को देखते हैं? एक साधारण सी बात है, लगता है कि प्रो बांग्लादेश नेशनल पार्टी सत्ता में आ चुकी है, जिस रूप में है जैसे भी है। यह भी दिख रहा है कि जो यूनुस हैं, जो बने हैं वहां के नए प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं से उनका अमेरिका से लिंक जुड़ा हुआ है। बनने से पहले भी ओबामा के समय से ही उनके लिए काम करते रहे हैं, या हो सकता है जिससे हम कह रहे हैं डीप स्टेट, उसके भी हिस्सा रहे हो अमेरिका के। और अभी जहां तक की बात है कि 7 वर्ष पहले इन पर रोक लगाया गया था और इनके वकील ने अपील दायर की कि भाई हमारे पास कुछ बकाया नहीं है, तो वहां का जो रेवेन्यू ऑफिस या मंत्रालय बनता है, नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसने कहा कि हाँ भाई कुछ है नहीं, जबरदस्ती रोका गया है, इनके पैसे को, इनके बैंक खाता को सील किया गया है और उन्होंने आदेश दिया बैंक को कि इसको खोल दिया जाए। जी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। एक सामान्य खबर के तौर पर भी देखा जा सकता है, लेकिन ये तमाम चीजें खालिदा जिया के हक में शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद ही हो रही हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। इससे पहले उनको जेल से रिहा भी कर दिया गया था और उनका बेटा उनसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है वहां की पॉलिटिक्स में। अगली खबर शेख हसीना से जुड़ी हुई है। इन पर बड़े गबन का आरोप लगा है, क्या जानकारी है सर? ये है रोस्टम करके रूसी एनर्जी सेक्टर का प्राइवेट कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है। और 4-5 वर्ष पहले इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बांग्लादेश और रूस के बीच में। कहते हैं कि इसमें इंग्लैंड के भी किसी कंपनी का आदमी का, चूंकि इनका बेटी या जो भी था उनके थ्रू यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और कुल मिला के 12 से 13 बिलियन डॉलर के बराबर था। और इसमें इनको किक बैक मिला था इन लोगों को तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर। हालांकि इस चीज को रूस ने और उसके जो कंपनी जिसके साथ हुआ, तो उसने बिल्कुल खारिज किया है कि ये बकवास की बात है। हमारी कंपनी बिल्कुल जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है हम खुलेआम दिखा करते हैं, छुप छाप कर नहीं करते हैं। लेकिन यह भी यदि जो बनता है इस पर निश्चित रूप से इनके ऊपर एक और FIR बनने की संभावना लग रही है। जी, चुनाव की क्या संभावनाएं लग रही हैं वहां? क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं कि अगले 3 महीने के भीतर वहां चुनाव करा दिया जाएगा। हालात भी कुछ सामान्य हो चुके हैं। हमारे यहाँ का मीडिया में भी उस तरीके से खबरें बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाई जा रही हैं। बस ये बताया जा रहा है हिंदुओं पे यहाँ हमला हो गया, हिंदुओं पे वहां हमला हो गया। हिंदुओं पे हमला तो खैर जरूरत से ज्यादा फेक न्यूज बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि केवल बांग्लादेश के लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी खराब स्थिति बन रही है और हमारे सरकार की भी इज्जत जा रही है। यदि तुम कहते हो कि ऐसा हो रहा है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं सुप्रीम लीडर ऑफ हिंदूज, तो वो क्या कर रहे हैं? यह बड़ी गलत बात ये लोग काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें RSS का या जितना भी भाजपा के जो भी उनके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट है वो इसमें लगे पड़े हैं। खैर, जहां तक वहां चुनाव की बात है, इसकी संभावना हो सकती है। इसलिए कभी जो हवा जो बना है वो शेख हसीना के खिलाफ है। वो ज्यादा देर करते हैं तो लोग देखने लग जाएंगे कि नई सरकार क्या कर रही है, और उसमें हो सकता है जनता फिर से वापस उधर आ जाए या न्यूट्रल पोजीशन लेना शुरू करे, या जिसकी संभावना कम है, छात्र जो जितने हैं आंदोलनकारी थे वो तो अपनी पार्टी बना लेंगे, लेकिन वो सत्ता में आ जाए आंसू की तरह जो आसाम में हुआ था, जिसकी संभावना कम होने के बावजूद भी है। इसलिए वहां की जो डीप स्टेट है, जो थिंकर्स हैं, थॉट मास्टर्स जो हैं, जो थिंक टैंक हैं अमेरिका वगैरह से लेके, वो इसकी कोशिश कर सकते हैं कि 3 महीने के अंदर में चुनाव करो, जिया को या जिसको इन्हों को जो अभी बने उनको प्रधानमंत्री बना और बात खत्म करो अगले 5 साल के लिए। जी, अगर यहाँ पे चुनाव हुआ तो मान लेते हैं चाइना सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उसके बगल में एक और अमेरिका का अड्डा बन जाए, और भारत को भी एक्टिव होना चाहिए। या भारत जो है वो अमेरिका के इशारे पर ही एक्टिव होगा और अमेरिका कहेगा कि हमारे अड्डा यहाँ बनवा दो। किस तरीके के जो है चीजें देखने को मिल सकती हैं? यहाँ मसला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ जैसे पाकिस्तान देखिए
किसी न किसी तरह से अमेरिका घुस गया है। अंडरहैंड में भारत कम से कम इजराइल के मसले पे अमेरिका के साथ है। अब बांग्लादेश भी जा रहा है। वैसे देखें तो अमेरिका की इंटरेस्ट साउथ एशिया में काफी जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है चीन को घेरने के लिए, जिसमें वो जापान को ला रहा है, ऑस्ट्रेलिया को ला रहा है, खुद तो है ही है। तो एक तरफ ये स्थिति बनती है, दूसरी तरफ चीन की स्थिति देखें और भारत की जरूरत देखिए बांग्लादेश में, तो भारत को कोशिश करनी चाहिए कि यहां पे अमेरिकी साम्राज्यवाद का बढ़त ना हो जाए, उसका एक्सटेंशन यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां के जो एक्सट्रीम राइटिस्ट है ऑलरेडी इसमें कहते हैं कि आईएसआईएस का भी हाथ जो पाकिस्तान का है वहां से भी हाथ आ रहा है, वो भी इसको साथ दे रहे हैं। यदि ऐसा है तो भारत को फिर जो भारत का था कि हम बड़े विश्व गुरु बनेंगे, एशिया में भी क्या अपने देश के अंदर में हंगामा हो जाएगा यदि बांग्लादेश से भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शुरू हो गया जैसे पाकिस्तान के साथ है, तब भारत के पास उपाय क्या बचता है? चीन के साथ या स्वतंत्र रूप से रूस की भी ताकत नहीं बनती कि हाँ भारत की मदद करे। तो भारत की विदेश नीति को बहुत सोच समझकर, और ये लोग जो कुछ लोग कूदते हैं जहां तहां जाके अपने लोगों के साथ भीड़ बनाते हैं, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, इन लोगों से या आरएसएस के जो तथाकथित रूप से एक्सपर्ट है उनसे अलग होकर जो वास्तव में प्रोफेशनली इसमें समझते हैं, इंडिपेंडेंट होकर देश की यदि सही मार्ग में सोचे, जिसकी संभावना बहुत ही कम है क्योंकि वह तो कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, उनका दिमाग वहीं तक जो घोड़े के नाल बनाते हैं टमटम एक का के ऊपर होता है वहां तक फंस गया है। तो स्थिति में फिर से ही कहूंगा कि जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखें ऊंट किस करवट लेता है। जी, लेकिन जो स्टूडेंट यूनियन का या स्टूडेंट मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं नाहिद इस्लाम, वो तो बाकायदा इंटरव्यू देके कह रहे हैं कि भारत सरकार ने एक परिवार से बांग्लादेश में संबंध रखा, बांग्लादेश से संबंध नहीं रखा है। हाँ, वह तो कहा है, लेकिन उससे मिलकर बातें हो सकती है। हमारे लोग यदि वहां जाते हैं, विदेश मंत्रालय से बातचीत होते हैं, तो उनसे कह सकते हैं कि भाई ठीक है, यह भी कह सकते हैं कि हम आत्मलोचना करते हैं या थोड़ी गलती हुई, यदि आपको ऐसा लगता है तो हम फिर से संबंधों को नए आधार पर सुधारें। आखिर बांग्लादेश का अस्तित्व तो भारत के कारण आया है, भारतीय सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं और आपके पूर्वजों ने भी कुर्बानियां दी हैं। यदि आप बिल्कुल खत्म करके और रास्ता बनाते हैं तो वो अमेरिका की गोद में जाके बैठते हैं। जी, खैर देखते हैं तमाम पड़ोसियों तो हमारे ताल्लुकात कितने बेहतर हैं पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बांग्लादेश से हमारे ताल्लुकात काफी अच्छे बताए जाते थे। हालांकि बांग्लादेशियों के घुसपैठियों के मुद्दे पर यहाँ संस्कारी कुछ नंगा नाच भी दिखाते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश पूछता है कि बताइए कितने हमारे लोग आपके यहाँ रह रहे हैं तो जानकारी तक नहीं दे पाते हैं। खैर अब शुरुआत दूसरी खबरों की करते हैं और यहाँ पहला अपडेट है जापान के हवाले से। भारत और जापान के बीच 2+2 की मीटिंग हो रही है सर। 2+2 ही एक कहें तो जुमला है और खास खास राज्यों के साथ देशों के साथ किया जा रहा है, जैसे कि अमेरिका है या चीन है, इन लोगों के साथ। और कहते हैं कि 2+2 मतलब वहां से 2 मंत्री आएंगे, हमारे 2 मंत्री होंगे। और मेनली मतलब कौन से हैं 2 मंत्री? एक विदेश मंत्री, दूसरे रक्षा मंत्री। यानी इनके साथ जापान के साथ 2 बार और बातें हो चुकी है, 2 वर्ष पहले और उसके 2 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले, 2019 या 20 में, फिर 22 में भी 2 वर्ष बाद 24 में हो रहा है। और कहते हैं कि मतलब अलग अलग वाले केवल डिफेंस से बातचीत होती थी तो फिर इकोनॉमिक पोजीशन आती थी या फॉरेन मिनिस्ट्री की बात होती थी तो फिर से हम अपनी सरकार के पास जाते थे, इसलिए जल्दी करके सारा का सारा इकट्ठा कर ले। हालांकि अभी बकवास है, क्योंकि कोई भी जब 2 देशों के प्रधान मिलते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, फॉरेन या डिफेंस मिनिस्टर हो, पहले से सारी बातें तय तकरीबन हो चुकी रहती है, फॉरेन सेक्रेटरीज के द्वारा, डिफेंस सेक्रेटरीज के द्वारा, वगैरह वगैरह के द्वारा लोअर लेवल पे हो जाती है। तब जाके ये लोग हस्ताक्षर करने के लिए और दूसरे से गलबहियां करने के लिए मिलते हैं। तो खैर देखते हैं क्या कहते हैं कि ये चीन के खिलाफ, मतलब चीन की जो दादागिरी बढ़ने वाली है या बढ़ रही है इस इंडो एशियन समुद्र में या पैसिफिक समुद्र में जो हमसे मिला हुआ है, उसके खिलाफ हम अपनी ताकत मजबूत कर रहे हैं। अब देखते हैं उसके खिलाफ मजबूत कर रहे हैं, तब अमेरिका के खिलाफ भी क्यों नहीं सोचते हैं? वह तो ज्यादा खूंखार है अभी चीन से। जी, लेकिन वो तो सब कुछ अमेरिका के इशारे पर ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस मीटिंग को भी अमेरिका से ही ऑर्गेनाइज कराया गया होगा। खैर चलिए, वहां तो कम से कम बात कर रहे हैं, अपने देश में तो बात भी नहीं करते हैं। संपत्तियां बेच रहे हैं, अभी तक खबरें चलती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संपत्तियां बेची जा रही हैं। अब जेएनयू का जो वीसी बना है वो भी कह रहा है मुझे पैसे की जरूरत है, संपत्ति बेचूंगा जेएनयू की। ये भी इनका नाम सम मिस्टर पंडित है। तो
पंडित जी ये कह रहे हैं कि भारत सरकार या केंद्र ने, भारत सरकार नहीं कहते, केंद्र ने बहुत सारे रेवड़िया बांट दी है, इसलिए पैसे की कमी हो गई है। जो कि बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि यह जनता ही का पैसा है और जनता के पैसा को यदि आप इतने भारी टैक्स ले रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं तो उसका अलग टैक्स है, कुछ भी खरीदने जाते हैं तो जीएसटी उसका अलग से है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अलग से आप पैसे लूट रहे हैं हमारी जनता का। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वेतन पे तो सीधे ले रहे हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो भी डोनेशंस मिलते थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट मिलते थे, आप सबने उसका कबाड़ा कर दिया। ये कहा कि अब इसमें फॉरेन फंड आएंगे, उसमें निवेश होगा और विदेशों के यूनिवर्सिटीज और उनके गवर्नमेंट से आपने पैसे मंगवाए। उन लोगों ने कहा कि भाई हम नहीं देने वाले हैं, कोई हमारा फायदा नहीं है। अब इनके काम धाम नहीं चल रहे हैं और अपनी संपत्ति को, जैसे इन्होंने रेड फोर्ट को गिरवी रखा, उसी तरह अपनी संपत्ति को बेचने या गिरवी रखने की बात कर रहे हैं। अंदर में भी अपना एक बहुत बड़ा है, गोमती गेस्ट है, और एक और है फिरोज शाह रोड पे इनकी संपत्ति है, उसको भी कर देंगे। ये कह रहे हैं कि रख रखाव में इतने पैसे खर्च होते हैं, हम क्यों दें? तो भाई भारत को ही बेच दो, तुम कर क्या रहे हो? रख रखाव में, मेंटेनेंस में तो तुम कर क्या रहे हो? तुम किस चीज का सरकार हो? इसलिए अच्छा है कि हम इसको गिरवी रख दें, टाइम बिंग के लिए बेच दें, प्राइवेट कंपनी दे दें, वो रख रखाव भी रखेंगे, हमें पैसे मिलेंगे। यानी लूटने की जो भी पहले की हमारी मजदूर वर्ग ने, हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके बनाया था, उसको छेद छेद करके हर जगह ढूंढ ढूंढ के ये लोग लूट रहे हैं और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है, क्योंकि विपक्ष के मुद्दे उठाने से मसले भी हल होने लगे हैं। यूपीएससी में जो सीधी भर्ती की जा रही थी, अभी खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिख दिया यूपीएससी को, कहा नहीं बाबू सोना रहने दो, सीधी भर्ती मत करो, ये तरीका ठीक नहीं है। खैर अब अगली खबर का रुख करते हैं जो हमारे पास आ रही है प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। पहले पोलैंड जाएंगे साहब, फिर उसके बाद यूक्रेन की धरती पर अवतरित होंगे, 3 दिनों तक विदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। कहते हैं कि जब रूस गए थे और जिसकी प्रतिक्रिया जेलेंस्की ने या बाइडेन रिजीम से आया था, तो उसकी भरपाई करने जा रहे हैं। दूसरी बात है, हमारे प्रधानमंत्री को विदेश दौरा में बड़ा मजा आता है। वैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी डिप्लोमेटिक रिलेशन, एक तरफ जहां युद्ध, अकाल और पूरे वातावरण की बर्बादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 8 अरब की आबादी को बर्बाद करने की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ पूंजीपति वर्ग और उनके चमचों को छोड़कर, वही यह पूरा का पूरा दौरा का क्षेत्र चल रहा है। चाहे अमेरिकी विदेश मंत्री हो, रूस के भी राष्ट्रपति हो, चीन के हो, भारत के हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ना हो तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हो, सिक्योरिटी एडवाइजर हो, वगैरह वगैरह, सब बुरी तरह दौरा कर रहे हैं। तो यह भी उसकी भरपाई करने के लिए जा रहे हैं संभवतः। हालांकि कहते हैं जेलेंस्की ने उन्होंने बुलाया है, उसके पहले पोलैंड में भी जा रहे हैं। कुछ न कुछ बातें चल रही कि भारत अंदरूनी तरीके से किस तरह अमेरिका के साथ मिलके रूस को जो मदद कर रहा है, वहां के तेल सस्ते में खरीद रहा है, या हाल फिलहाल में जो उसने अमेरिका को देना बंद कर दिया था फिर से दे। यदि आप रूस से सस्ते पे खरीदते हैं, यदि $60 प्रति बैरल खरीदते हैं, तो हमें 65-70 में दें, और अमेरिका उसी को ईस्टर्न यूरोपियन में $80-90 में बेचेगा। यानी ये धंधों का जो एक बड़ा सा चेन बना हुआ है वह जारी रखे। तो बहुत सारी बातें हैं और अच्छा हो रहा है। जनता तो बड़ी ताली बजा रही है कि कितना बढ़िया काम हो रहा है। हालांकि क्रिटिक ने भी कहा कि पहले बांग्लादेश को तो सुलझा लेते, लेकिन खैर बांग्लादेश के सुलझाने की बात है, प्रधानमंत्री थोड़ी निपटाते हैं। वह तो जो डीप स्टेट है वह काम कर रहा है इंडिया का। वही हालत पोलैंड और यूक्रेन का है। जी यूक्रेन के हवाले से खबर है, यहां पर गूगल के जो पूर्व सीईओ हुआ करते थे वो इस जंग के चलते अब हथियार डीलर बन गए। कहते हैं कि हालांकि पूर्व सीईओ तो बन ही गए थे, बहुत पैसा इनको कमाने की इच्छा है, तमन्नाएं हैं सबकी, कि 2.5 साल पहले ही जब इन्होंने देखा कि किस तरह से हत्या, अभी भाषण अभी दिया इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में कहीं बोल रहे थे, बुरी तरह हत्या, बलात्कार वगैरह वगैरह रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन में देखा गया। हालांकि 2.5 साल पहले युद्ध ही शुरू हुआ था और इससे इनके दिमाग में आया कि यूक्रेन के जनता की रक्षा करनी चाहिए, और इन्होंने इसका प्रस्ताव किया और अमेरिकी सरकार मान गई इनकी बात को, चूंकि ये एक्सपर्ट थे, यहाँ तक आईटी वगैरह में है, और इनका लक्ष्य है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो अभी के रोबोट्स हैं, रोबोट्स जैसे यूएवीज है, बिना पायलट के जो जाता है, ड्रोन्स है, वैसे चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मर्जर करे। ऐसा नहीं कि इनके बिना नहीं हो रहा था, ताकि ये चुन चुन के रूसी सैनिकों के जितने भी टैंक है, आर्टिलरी है, बर्बाद करे। और इस तरह से इन्होंने अपना एक कंपनी खोल दिया है, और जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस
डॉलर कमा रहे हैं और धनी हो रहे हैं, वह सब जितनी बातें कर रहे हैं बकवास है। मुख्य चीज है ये अपना नया धंधा शुरू किया इन्होंने। जी। ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर बनना चाहते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो पहले से जेल में बंद है। इस खबर को कैसे देखते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जब मैं देखा तो और भी इसमें ढूंढा तो इसमें एक चीज और है, इसके पहले जो इसके हेड थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बड़ा नामी है, यह 8वीं सदी का बना हुआ है। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ नालंदा वगैरह की यूनिवर्सिटीज है 7वीं 8वीं या 10वीं, जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा, उसी सदी के बने हुए। हालांकि हमारे यहाँ खंडहर रह गया है, वहां पे वास्तव में ये यूनिवर्सिटीज है। तो हांगकांग जब इंग्लैंड के अंदर में था तो उस समय के जो गवर्नर साहब थे वो अभी तक इसके चांसलर थे, मेन मतलब प्रिंसिपल थे। 8 9 या 10 वर्ष के लिए होते हैं। और अभी इसके लिए कौन कौन से, इमरान खान तो अपनी आवेदन देने की बात कर रहे हैं, इसके साथ हैं बोरिस जॉनसन और टोनी ब्लेयर, ये सब के सब उसके बनना चाहते हैं, दिखाने के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और ये खुद भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी में पढ़ने के लिए। ये क्रिकेटर ने एक्चुअली पढ़ा हुआ है वहां पे जाके, और उस यूनिवर्सिटी से पास करने का मतलब है कुछ तो अक्ल है, हालांकि अभी जेल के अंदर है। देखते हैं क्या होता है, जितने की नहीं बात अलग है, लेकिन कोशिश इनकी जारी है। जी। मान लीजिए इनका सिलेक्शन हो जाता है, जाएंगे कैसे, जेल से कैसे निकलेंगे? देखने वाली बात होगी क्या होता है इनकी। जहां तक होगा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो लोग जहां तक हैं वह शोर मचाएंगे, दबाव डालेंगे यूएनओ पर, अमेरिका पे, इंग्लैंड के सरकार पे कि भाई इसको रिहा कर लो। जी। वैसे आपको नहीं लगता जब इनको तमाम मुकदमों में बरी किया जा रहा था अदालत के जरिए के बाद, एक तो इनके एक आईएसआई के पूर्व डीजी फैज हमीद को पकड़ लिया गया, या तो उसको सरकारी गवाह बना लिया जाएगा या उससे कोई बयान ले लिया जाएगा, और जो ये सिविल अदालतें हैं वहां से बरी हो रहे हैं, वहां से निकाल कर इनको फौजी अदालतों में ले जाकर घसीटा जाएगा और वहीं से इनको सबक सिखाया जाएगा। संभावना बहुत है, जहां तक फौजी अदालत में जाने की बात है बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि फौज जो है सब इनके खिलाफ हो चुकी है। देखिए आप सांप पालते हैं, जहां तक बांग्लादेश की बात हमने देखा, शेख हसीना ने ही प्रेजेंट चीफ को बनाया था, उसने इतना ही मरम्मत की कि हवाई जहाज दिया कि तुम भारत भाग जाओ, 45 मिनट 1 घंटे का टाइम दिया। वही हालत यहाँ पे हो रहा है, वही हालत दुनिया में हो रहा है। यदि फौज का तुम राजनीतिकरण करते हो, उसको पॉलिटिक्स में लाते हो, तो यह चीजें होने की बात है। और भारत के जो लोग हैं, जो आरएसएस यह कर रहा है, फौज का राजनीतिकरण कर रहे हैं, और ब्रिगेडियर तक के ऊपर का चुनाव अब मेरी इन लोगों की सीधे भागीदारी होने लगी है। आगे क्या होगा यह देखने वाली बात है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है भारत में, खासकर उस समय जबकि अमेरिका का CIA पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां तक कि श्रीलंका में घुसा पड़ा है, और जो पाकिस्तान का ISI है वो तो है ही है। जी। उत्तर कोरिया का फौजी साउथ कोरिया क्यों भाग गया? ये कभी कभी होता है, बड़े कम हालांकि होते हैं। आज से आई थिंक 5-6 वर्ष या 7 वर्ष पहले भी ये घटना घटी थी, और जिसमें यहाँ का एक फौजी या 2-3 फौजी भागे थे। कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया की स्थिति खराब इसलिए भागे, हालांकि अभी एक सिविलियन भी भाग के गया हुआ है। तो हो सकता है किसी केस में फंसा हो, कहीं मुकदमे में फंसा हो, कुछ गड़बड़ी हो रही हो, या अपने सीनियर से उसको गुस्सा रहा हो। वारंटेड रैंक का है, यानी जवानों से होकर अफसर तक के रैंक में पहुंचा हुआ है। और इसका जहां तक वेस्ट मीडिया की बात है, उसे क्या क्या बुलवाएंगे, क्या नहीं करवाएंगे, क्या हुआ है। हालांकि ऐसा भी हुआ है कि बॉर्डर पे ये लोग घुसे हैं, बंदा रह गया, पकड़ा गया है, उस हालात में भी इसका इस्तेमाल ये लोग कर सकते हैं। देखने की बात है आगे क्या होता है। जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों की। पहला जो अपडेट है वो है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। वहां की एक पॉप सिंगर हैं, उनका फर्जी वीडियो ट्वीट करके अपना समर्थक बता रहे हैं उनको। ये हैं टेलर स्विफ्ट जी। और इनके नाम पे ही किया जा रहा है कि भाई इनका, वैसे जनरली पॉलिटिक्स अलग रहती हैं। आज से 7-8 वर्ष पहले, बाइडेन के पहले, ये ट्रंप यानी रिपब्लिकन की समर्थक हुआ करती थी, इनडायरेक्टली करती थी। और इनका इफेक्ट इससे भी देखा जा सकता है कि इन्होंने कुछ समय पहले वहाँ का vote.org करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इन्होंने अपील की थी उसके द्वारा कि भाई आप लोग वोट जरूर दें। तो 2-4 दिन के अंदर में ही 35,000 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, यानी इनका असर है, इनका नाम काफी है। और हुआ क्या कि इन्होंने पहले कभी डाला था कि वोट फॉर बाइडेन, और टी-शर्ट भी औरतें जो पहन के इनके साथ आई हैं उसमें बाइडेन का था, उसी का इन्होंने फोटो स्टैट या फोटो कॉपी
या डॉक्टर करके मतलब आजकल का जो तरीका है उसके तरह से फर्जी वीडियो बनाया है, और जिसमें ट्रंप ने लिखा है कि आई एग्री। अभी आई एग्री की ट्रंप ने लिखा आई एग्री, इसमें आई एग्री की क्या बात है? एक तो तुम गलत वहां का ला रहे हो, उसमें आई एग्री कर रहे हो। हालांकि अभी दोनों तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन दोनों पार्टी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गायिका हैं, पॉप स्टार है, इनका है। एक लाइन में जरूर कहूंगा कि इस तरह के जितने भी ये तथाकथित रूप से फिल्म स्टार हैं या स्पोर्ट स्टार हैं, यह सब अपने आप मूर्ख ही नहीं महामूर्ख और अंधविश्वासी होते हैं। इनके पीछे आप ना भागिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर मुझे लगता है ट्रंप इसलिए इतना सब कुछ आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि अब उनको एक्स यानी कि पूर्व का ट्विटर भी मिल गया है, और तभी वो कह रहे हैं भैया एक्स का जो मालिक है ना एलन मस्क, मैं उसको अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाऊंगा, मंत्री। यह पहले भी बात आई थी 3-4 महीने पहले, थोड़ा सा बीच में रुक गया था। अब फिर दोनों इससे सहमत हो गए हैं, और जरूर हैं दोनों बड़े बड़े पूंजीपति हैं और एक दूसरे की पीठ खुजला रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और नजर आ रहा है कि जब ये दोनों यदि मंत्री बन गए, एक तो राष्ट्रपति ही बनेगा, तो कानून उस तरह के आएंगे जहां इनके प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो कंपटीशन है वो कम किया जाएगा। बाहर से इनके कंपटीशन में जो आ रहे हैं उनके प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, और ये सब की जाएगी ताकि एलन मस्क का इस अगले 4 वर्षों में इनकी संपत्ति 2 गुना ना तो 1.5 गुना भी हो जाए, और वही हालात ट्रंप का भी होगा। जी सही बात है, व्यापारी मिलकर अब नेता को साइड कर रहे हैं। जो व्यापारी पर्दे के पीछे बैठकर पहले नेता के जरिए अपना धंधा चमकाते थे, अब शायद वो दौर बदलने वाला है। गाजा से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पहला अपडेट तेल अवीव से आया है। यहाँ पर कल एक धमाका हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हुई, एक घायल हुआ था। पहले उसे हादसा बताने की कोशिश की गई, बाद में कहा गया कि वो कोई आतंकी घटना हो सकती है, लेकिन अब तो खुलकर हमास और बाकी जो वहां पर लड़ाके टाइप के हैं लोग, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली और वो कह रहे हैं तो शुरुआत है। आप कैसे देखते हैं इस खबर को? हाँ, इसका जहां तक आत्मघाती हमले की बात है, मैं तो कहीं से इसका समर्थन नहीं करता हूं। और वहां की हालात में जहां युद्ध बंदी नहीं नजर आ रहा है और दूसरे भी पक्ष भी लड़ने के पूरे में नहीं ले रहे हैं, ईरान का पता नहीं चल पा रहा है, हिजबुल्ला की जितनी अपनी बनती है पॉलिटिकली जो उसको फ्रीडम मिलता है उसके हिसाब से, हालांकि पिछले कल परसों उसने सैकड़ों रॉकेट दागे हैं और कुछ न कुछ आईडीएफ के सोल्जर भी मरे हैं, घायल भी हुए हैं, इनके भी अपने बंदे मरे हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे वो जो साथी हैं, हमारे जो दोस्त है रेसिस्टेंट फोर्सेस के पक्ष में है या उनके पार्ट है जो आत्मघाती हमला करने को तैयार है, उनको अब हम नहीं रोकेंगे और हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। और ये लोग जाकर 2 इस तरह के किए हैं, कुछ लोग मरे भी हैं। और किन लोगों के लोग मार रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, उसमें यदि आईडीएफ को मारते तो कोई बात ही बनती है, वहां के यहूदी सिविलियंस को मारते हैं तो कोई बात नहीं बनती है। इससे इनके युद्ध में कोई जहां तक है बड़ा इजाफा नहीं होने वाला है। केवल इसके अलावा, इसके सिवा कि नेतान्याहू को एक तरफ जहां बल मिलता है वहां की जनता और बौखलाएगी, और किस तरह का रूप लेता है वो देखने की बात है। और मेरे नजर में इक्का दुक्का ही होगा, यह मास स्केल पर होने के लायक कभी नहीं नजर आ रहा है। जी जंगबंदी की बातें हो रही हैं। हालांकि ब्लिंकन ने बयान ये दिया है कि गैस अब हमास के पाले में चली गई है। 3 घंटे बातचीत करने के बाद नेतन्याहू ने प्रस्ताव पर रजामंदी दे दी है। लेकिन इसी बीच जब ये खबर आती है कि जंगबंदी के बाद आईडीएफ का चीफ कह रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो ये क्या कहलाता है सर? इस्तीफा इसका इस जंगबंदी से सीधे इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जब आक्रमण हुआ और आईडीएफ चीफ पे और जितने भी इंटेलिजेंस बाकी भी केवल इस्तीफा नहीं देंगे, इनके साथ जितने भी हैं टॉप के, खासकर इंट वाले जो हैं, कि इन्हें इसका पता नहीं चल पाया कि इस मास स्केल पर हमास आक्रमण करने वाला है और हमारे इतने लोग मारे गए, कुछ को पकड़ के हमास उठा के ले गया, यह हमारी पूरी की पूरी फेलियर है। तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए यह इस्तीफा देंगे। लेकिन कहते हैं कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी इस्माइल को मारा है, उसके बाद जो ये याहिया सिनवार आए हैं उसको भी मारना है, इनकी मतलब काम बनता है, हमास को बर्बाद करना है। और जो क्षेत्र में हम घुस गए हैं वहां पे उसको छोड़ेंगे नहीं, और इस तरह से स्थिति करेंगे कि हमास दोबारा खड़ा ना हो सके आने वाले दशकों तक। और इसको यदि पूरा कर लेंगे तब एक तरह से वनवास ले लेंगे। जी जंगबंदी को लेकर जिस तरह से क्यूबा के विदेश मंत्री ने इजराइल ही नहीं अमेरिका पर सवाल उठाए हैं, उसके क्या मायने हैं? ये सवाल बिल्कुल सही है। क्यूबा का शुरू से ही देख ले, इधर में थोड़ा मतलब शांति हो गया यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने पर, ताकि जो उनका पीछे से बैकअप था वह कमजोर हो गया है काफी। फिर भी उन्होंने जैसे ये आक्रमण हुआ
आईडीएफ ने आक्रमण किया हमास पे, गाजा स्ट्रिप पे, वैसे ही वहां के राष्ट्रपति ने हजारों के साथ रैली की थी सपोर्ट में पैलेस्टीन लैंड के लिए, अभी भी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका जब गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजे में यानी वर्ल्ड कोर्ट में, वहां भी इन लोगों ने साथ दिया अपनी तरफ से, वहां भी उसका हिस्सा है जैसे बाकी कई दर्जन से अधिक कंट्री हैं। तो अभी भी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और यह भी कर रहे हैं कि जहां तक इजराइल की बात है और यूएसए की बात है, यह तो युद्ध बढ़ा रहे हैं, यह हत्या पर हत्या किए जा रहे हैं, पूरे की तरह से मासाकर किए जा रहे हैं। इनसे यह उम्मीद नहीं है कि यह लोग जंगबंदी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी, यानी जो कन्वेंशन चल रहा है डेमोक्रेट्स का शिकागो में, वहां हजारों की तादाद में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं गाजा के हक में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर बैठे हुए हैरिस पर और जो बाइडेन पर। जो बाइडेन भी पहुंचे हैं, हैरिस तो खैर ही है। जो बाइडेन की बेशर्मी देख लीजिए, जैसे हमारे यहाँ चल रहा है ये नहीं तो कौन, तीन आज इसको कहते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव। इंदिरा गांधी के समय था इंदिरा गांधी नहीं तो कौन, हालांकि वो हारी है ना। तो यहां पे चल रहा है, जो बाइडेन ने साफ कहा कि यदि वर्ल्ड के हम लीडर ना बने, हम अधिपत्य ना रहे, खुलेआम कर रहे हैं, हम उसको कंट्रोल ना करें, तो फिर और कौन। दुनिया के किसी भी नागरिक से पूछ लीजिए, इतनी बेशर्मी तक की हद है। तो यहां पे कैसे होगा। हाँ, हजारों लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको जो है सो हमारी तरफ से सलाम। और जहां तक कमला हैरिस की बात है, वो भी कुछ नहीं बोल रही हैं, यानी निश्चित रूप से वह पैलेस्टीन के ही पक्ष के विरोध में है और जियोनिस्ट रिजीम के पक्ष में है, ताकि उनको चाहिए कि पूरे अरब कंट्रीज के तेल के खजाने पर उनका सैनिक अड्डा बना रहे, उस पर कंट्रोल बना रहे। जी, और फर्जी खबरें चलवा रहे हैं। फॉक्स न्यूज का यह दावा कितना सही है कि इस साल के आखिर तक परमाणु शक्ति बन जाएगा ईरान? मान लीजिए उसको बनना है तो आप रोक भी नहीं पाएंगे अब, ताकि और क्योंकि उसका संबंध अभी रूस के साथ बहुत तगड़ा है, अनलेस कि इजराइल फिर चुपके से वहां जाकर बॉम्ब गिराए, इसको एग्जैक्ट जगह पता चले। दूसरी बात, फॉक्स जो है वह एक्सट्रीम राइटिस्ट वहां का न्यूज चैनल है, वह बिल्कुल झूठ बोलने में बेशर्मी से सब कुछ बोलता रहता है, और उसके पास कोई आधार नहीं। इसकी चर्चा शायद पहले भी की थी कि इतना परमाणु का उसने संवर्धन कर लिया है, इसके हिसाब से इतना होना चाहिए, 60% हो रहा है। उसके पास ऐसे मिसाइल आ गए उसको लॉन्च करने के लिए, डिटोनेटर भी उसके पास, यानी एक्सप्लोड करने के साधन भी बन चुके हैं, इसलिए इस साल के अंत तक बन जाएगा। वह दिखाने की कोशिश, पूरी कोशिश है नेतन्याहू की, और इसके अमेरिका की तरफ से भी जो बाइडेन या उनके जो विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन है, कि भाई किसी न किसी तरह से ईरान पर आक्रमण करो। जी, स्कॉटिश सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है कि इजरायली राजनयिकों से मीटिंग नहीं करनी है, उससे क्या कोई दबाव बनेगा? दबाव कुछ नहीं। उनके फिनेंस मिनिस्टर जाके उसके एम्बेसी में, इंग्लैंड के में जो इजराइल के जो एम्बेसी है, उसके एम्बेसडर के सेकंड से वो भी ये बताइए, मतलब यदि बराबरी का करें, एक होता है ना भाई कि उसका होता है कौन किससे मिले, तो आप फॉरेन मिनिस्टर होके उसके एम्बेसडर ने उसके नंबर 2 से जाके मिलते हैं और कहीं ना कहीं से फोटो निकलता है, तो क्या मैसेज आता है कि आप जियोनिस्ट रिजीम के यानी जैनोवाद के साथ है। और इस पर जब हंगामा किया लोगों ने, कई लोगों ने, तब जाके स्कॉटिश गवर्नमेंट ने कहा कि यह हम मना करते हैं कि कोई भी आप लोग जाके उसके एम्बेसी से या किसी से अपने आप नहीं मिलेंगे जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आदेश पारित होता है। जी, सही बात है, ठीक है। अब ब्रिटेन के वकील भी कहने लगे हैं कि इजराइल को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाई जाए। केवल कहीं नहीं रहे, वहां के हाईकोर्ट पे पहुंचे हुए हैं कि इन हथियारों का पूरा इस्तेमाल वहां के जनसंहार में हो रहा है। हालांकि बड़ी बेशर्मी से स्टारमर सरकार ने कहा कि इसका कोई, हमारे पास कुछ ऐसी खबर नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि लगे कि वहां बच्चों और जिस तरह के जनसंहार किए जा रहे हैं। 40,000 लोग ऐसे ही पता नहीं कहां मर गए, 15,000 बच्चे मर गए, हर जगह आ रहे हैं। 100 स्कूल के बच्चों को मार दिया इन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चश्मा लगा रखा है, इन्हें नजर नहीं आ रहा है शायद। बहुत सही कहा आपने। तो इन वकीलों की जो बात है, गए हुए कोर्ट में, कोर्ट किसके पक्ष में देता है, कब पक्ष में वर्डिक्ट देता है, कोर्ट के बावजूद भी क्या वह सरकार के ऊपर लागू होगा। अमेरिका में तो उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका को नहीं करना चाहिए, वहां के कोर्ट ने कहा, आई थिंक शिकागो के कोर्ट ने कहा था, लेकिन कहा कि हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है कि हम अमेरिकी सरकार को विदेश की नीति में, विदेश के काम में हम उसको रोक सके। देखते हैं यहाँ क्या होता है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसी खबर जर्मनी से भी आई थी, वहां के लोग भी पहुंचे। कनाडा में भी ऐसी खबर आई कि वहां वकील अदालतों में पहुंचे हैं। अब ब्रिटेन में देखते हैं क्या निकल के आता है। एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और मुझे लगता है उस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। यमन पर युद्ध करने के लिए MBS ने अपने पिता के फर्जी हस्ताक्षर किए थे सर।
कहते हैं कि ये जो हुआ था, यह युद्ध काफी समय पहले की बात है और करीब 1.5 लाख यमनी मारे गए। और उस समय जो प्लान चल रहा था, ओबामा राष्ट्रपति थे, तो ओबामा रेजिम सऊदी अरेबिया में ये हुआ था कि हम बमबारी करके हुतीस को बर्बाद करेंगे, वहां पे ग्राउंड ऑफेंस नहीं करेंगे, यानी जमीनी हरकत नहीं करेंगे, अपनी सेना नहीं मानेंगे। तो ये जब बात चल रहे थे उसी समय की बात है जब आपके एमबीएस जो हैं उस समय यह अभी शुरुआती किए थे 2015 में जब ये आक्रमण हुआ था। तथाकथित रूप से जो क्राउन प्रिंस यानी बिना अब उसके राज्याभिषेक के, बिना राजा बने हुए वहां के, अपने फादर के नाम का जो भी था उनका जो लेटर था, लेटर पैड पर साइन करके दे दिया कि युद्ध करो, और उसके बाद से किसी ने विरोध नहीं किया और युद्ध शुरू हुआ। इनका मानना था उस समय, जैसा कि कहते हैं कि 3 से 4 महीने में हम पूरा उसको खत्म कर देंगे, और 7-8 वर्ष युद्ध के बाद भी नहीं हुआ, तो फाइनली अंततः युद्ध विराम हुआ, जिसमें हाथ रहा था आपके चीन का और बाकी देशों का, रशिया का भी हाथ रहा था। लेकिन यह रिपोर्ट आया कहां से? उसके फॉर्मर एक ब्रिगेडियर जनरल है सऊदी अरेबिया के, वहां पे इनको भगाया गया क्योंकि यह भी इस युद्ध के विरोध में थे, तो भाग के अभी अमेरिका या कनाडा में कहीं रह रहे हैं। और इनके कारण इन्होंने यह रिपोर्ट भेजा है, वो हमेशा बार बार इसको करते रहते हैं, और अब कहते हैं कि इनके 2 बेटे या 2 बच्चे यहाँ फंसे हुए सऊदी अरेबिया में, जिन पे बार बार दबाव डाल रहा है कि अपने बाप को बुलाओ ताकि यहाँ पे उनको करेंगे। डिस्क्रेडिटेड है। हालांकि सऊदी अरेबिया ने डायरेक्ट अभी इसका कुछ खंडन नहीं किया है, लेकिन इस बात में सच्चाई हो ना हो, उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर किया, बाप को फोर्स किया, बाप ने ही सिग्नेचर किया। इन लोगों ने वो काम किया जिसका कोई मायने नहीं था, बिना मतलब कि उन्होंने कभी यमन पे आक्रमण करके, और इस 1.5 लाख में कहते हैं कि 20-30 हजार बच्चे भी मारे गए। सबसे अधिक बर्बादी बच्चों और औरतों की होती है, चाहे युद्ध हो, चाहे धार्मिक उन्माद हो, जातीय दंगा हो, यही अंततः फंसती है। और इसमें फायदा किसको हुआ? तो अमेरिका के वॉर इंडस्ट्रीज को। जी, यमन से खबर हो रही है कि वहां की जो राजधानी है हुतियों की सना, वहां पर यूएन के ऑफिस पे क्या हुआ है? कहते हैं हुतीस को कुछ डाउट था कि यूएनओ के कुछ कर्मचारी, जिसमें यमन की भी नागरिक हैं, ये लोग यहाँ के जो इंटेलिजेंस है, छुपा हुआ जो गुप्त सूचनाएं थे, उसको पास कर रहे थे, भेज रहे थे अमेरिका को या इंग्लैंड के, जिसके आधार पे वो अमेरिकी या जो रेड सी में उनका जो जहाज है वहां से मिसाइल उस पर आक्रमण करता था। यदि ऐसी बात है तो बड़ा खतरनाक है। इन्होंने पहले मना भी किया था, कुछ लोगों को पकड़ा भी था बाहर में। जब ये नहीं माने तो यूएनओ के ऑफिस में कुछ हुतीस के सैनिक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने घर की चाबी दो, यहां से निकलो, और उनके जितने भी पेपर वगैरह थे वो लेके उसको तालाबंद कर दिया। इस पर यूएनओ की तरफ से हंगामा आया कि भाई ये बहुत गलत बात है, वो तो हमारा क्षेत्र है। वास्तव में उनका क्षेत्र है, लेकिन यदि तुम्हारे कर्मचारी ऐसे कर रहे हैं तो गलत बात है। यदि नहीं कर रहे हैं तो हुतीस को इस तरह के स्टेप नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इनकी जो भी साख बैठती है, जो भी बात करने की जो संभावना बनती है, यूएनओ यदि खिलाफ जाता भी, जो कि कुछ लगता है कि प्रो फिलिस्तीन है जो भी आदेश पार हो रहा है, उसमें झटका पहुंचेगा। इन्हें अभी जो भी इन्होंने खोज कर लिए, देख लिए, अपने संभल जाएं, चाबी वापस कर दे, उनके कर्मचारियों को काम करने दें। जी बिल्कुल, आपने सही सलाह दी है। ये भाई आप लड़ तो रहे हैं, ताल्लुकात कहाँ इतना बिगाड़ ले रहे हैं, लेकिन अगर जासूसी हो रही है तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना भी बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तमाम चीजों पे बहुत बारीकी से रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।